आंतरिक सुरक्षा, हालांकि लिखा आपको मैंने लिखा दिया था। हमने कल कहा था कि 1950 के दशक में फ्रांस और वियतनाम में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। 1950 याद रखना, सीधा सीधा याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछे जाएंगे। फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, 1950 में। और इसी प्रकार 1950 और 60 के दशक में यानी डिकेड में एक और युद्ध हुआ था ब्रिटेन और केन्या के बीच में। याद रखना, ब्रिटेन और केन्या, फ्रांस और वियतनाम। साथ में हमने ये भी बताया था कि 1940 का दशक जो था यानी 1914 का जो एरा था वो डिकेड में बहुत सारे छोटे छोटे देश जो किसी देश के उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी, मतलब गुलाम। अब वो उनके अंदर भी साहस जगा बड़ों देशों को देखकर कि जब वो लोग आज़ाद हो रहा थोड़ा सा हम लोग भी हिम्मत करते हैं। और उन लोगों ने भी क्या किया, 1940 के दशक में धीरे धीरे करके अपने आप को फ्री करने लगा, आज़ाद करने लगा। 1940 के दशक में ही अपना इंडिया भी आज़ाद हुआ, याद रखना ना, अपना इंडिया भी उसी दशक में आज़ाद हुआ था। अब आते हैं दूसरे चीज़ में, देखो यूरोप के उपनिवेशी देश जो थे यानी यूरोप के उपनिवेशी मतलब यूरोप ने जो कॉलोनी बनाया था दूसरे छोटे छोटे देशों को, तो उन देशों में खून खराबे की चिंता रही हमेशा। क्यों? क्योंकि वे लोग आज़ादी चाहते थे, जैसे हम लोग आज़ादी चाहते थे, हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। किससे? गोरे लोगों से, अंग्रेज़ों से। और इनके लिए ना जाने कितने बलिदान, कितने कुर्बानी, कितना जाने गंवा दी हम लोगों ने, तब जाकर हम लोग को आज़ादी मिली। आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली, आज़ादी हम लोग भीख मांग कर नहीं लिए हैं अंग्रेज़ों से, आज़ादी हम लोगों ने छीन कर ली। हम लोग अपने साहस दिखाकर अपना लड़ाई लड़कर आज़ादी ली, क्योंकि वो हमारा अधिकार था, वो हमारा राइट था। पता है ना आपको? उनके लिए हम लोगों ने कितने तरह के चीज़ों को गंवाया, कितने अच्छे अच्छे लोगों के जान चले गए। 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस साहब, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? अब नहीं नाम सुने हो तो आप इंडिया का नहीं हो, लगता पाकिस्तान से आए हो, ठीक है, पाकिस्तानी हो, आधार कार्ड चेक करना पड़ेगा तोरा अगर खुदीराम बोस का नाम नहीं सुने होंगे तो। खुदीराम बोस जो कि महज 18 साल की उम्र में चले गए थे, फांसी पर लटका दिया गया था। उन 18 साल के मासूम बच्चों पर भी उनका अंग्रेजों का कोई दया नहीं आई। उन्होंने भी भारत को आज़ाद कराने के लिए बड़े योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिए। चंद्रशेखर आज़ाद साहब को किसने पकड़वाया? अपने ही इंडिया का आदमी ने पकड़वाया, अपने ही इंडिया कोई आदमी ने सूचना दे दिया अंग्रेज़ों को कि साहब कुछ पैसों की लालच में कि चंद्रशेखर आज़ाद जिसे आप खोज रहे हैं वो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में है, जाइए वहाँ उनको मिल जाए, आपको मिल जाएगा। बस चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद साहब को पता भी नहीं था कि अंग्रेज़ आ जाएंगे, और आनंद फानंद में क्या करता, जितना हो सका सामना किया, क्योंकि शेर का औलाद था ना। उसके बाद अंत में क्या किया कि दुश्मन के हाथों से मरने से बढ़िया है कि मैं अपने हाथ से ही खुद को मार लो। और वो सुसाइड नहीं कहलाएगा, बल्कि वो शहीद का ही एक दर्जा दिया गया था। आपको पता होना चाहिए इस बात का, समझ गए? उसके बाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का साथ क्या हुआ था? यही तो हुआ था। उन्होंने क्या अपने लिए लड़ाई करने गए थे? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े थे, लेकिन क्या पता कि वो इतने कम उम्र में वो लोग चल बसेंगे और अंग्रेज के हाथों में आ जाएंगे। भगत सिंह ने क्या किया था? वो सभा पर बम फेंका था। चूँकि वो सभा पर वो बम नहीं था जो बम से आदमी मर जाते हैं, बल्कि वो बम जो था वो अपने वगैरह एक नोट में लिखा गया था कि वो बम कोई हार्मफुल नहीं था, बल्कि उस बम से किसी की मृत्यु नहीं होगी। वो जान सूर के बम फेंका था कि उससे किसी की मृत्यु नहीं, बस उसमें धुआं होगा, उसमें आवाज़ साउंड आएगी, और जो बहरे अंग्रेज हो गए हैं, जो अंग्रेज बहरा हो गया है, जो सुन नहीं सक रहा हम लोग की पीड़ा को, जो देख नहीं सक रहा हम लोग की पीड़ा को, उनके कान तक आवाज़ पहुँचे, इसलिए उस बम को मारा गया था। लेकिन अंग्रेजों ने एक झूठा चाल चलकर उनको फिर आज़ाद, माने उनको बंधक बनाया, पकड़ा और फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई। और इस फांसी की सज़ा में आपको पता होना चाहिए कि हमारा गांधी का भी बड़ा योगदान था। समझ गए ना? गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान था। किताबों में लिखी गई ये बातें, वो किताब हाईलाइट तो नहीं है, बट किताबों में बात लिखी गई कि गांधी चाहते तो शायद तीनों को बचा लेते, लेकिन बचाए नहीं। इसलिए नाथुराम गोडसे साहब ने, कहा जाता है कि 3 गलतियां गांधी ने किए थे, और 3 गलती कारण 3 गोलियां उनके सीने पर मार के उसको उल्टा दिया गया था। 3 गलतियां 3 गोली, नाथुराम गोडसे साहब जी है, ठीक है ना? तो बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे, एक भी मिथ नहीं है, एक भी
ये कहानी नहीं कि मनगढ़ंत कहानियाँ, सब रियल है, सब हकीकत है, सब सच का कहानियाँ, सब ट्रूथ है। समझ गए ना? बहुत सारे निकलने चाहो तो बहुत सारा निकलेगी ही कहानियाँ। आगे आगे सुनोगे, एक चैप्टर और भी आपको बता दिया है, भारत में राष्ट्रवाद, गांधी आंदोलन दिया हुआ है, उसमें आपको पढ़ोगे गांधी के बारे में और जानकारियाँ। अब यहाँ पर देखो जो बुक में लिखी गई है, बुक में लिखी गई है क्या, ध्यान सुनना, कि एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश, जो नया नया अभी अभी न्यू इंडिपेंडेंट हुए 9 स्वतंत्र देश के सामने सुरक्षा की चुनौतियां 2 मायनों में विशिष्ट थी। कि उन, अगर देखो, एशिया का भी जो देश अभी आज़ाद हुआ और अफ्रीका का भी जो देश अभी आज़ाद हुआ, वो सारे देश कमज़ोर थे, सारे देश गरीब था, उनके पास पैसे नहीं थे। अगर मैं अपने इंडिया की बात कर लूँ तो इंडिया का हाल भी कुछ इसी तरह था। इंडिया के पास खाने को दाने नहीं थे और इंडिया ने अमेरिका से सहायता मांगे थे। आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार कहा भी था कि इंडिया ने अमेरिका से सहायता मांगी कि साहब जी हमारे यहाँ खाना नहीं है, तो हम लोग लिए कुछ अनाज आप भेज देते तो बहुत अच्छा होता। तो अमेरिका ने अनाज भेजा, कितना अच्छा किया, अंग्रेज ने अनाज भेजा, भारतीयों को खिलाया, लेकिन वो अनाज नहीं था, वो अनाज वहाँ के सुअर खाते थे, वही अनाज हम लोग को भेज दिया। मतलब अमेरिका के नज़र में हम लोग एक जानवर से कम नहीं थे। समझ गए? तो उतनी बेइज्जती हमारी हुई थी, तब जाकर आज हम लोग जो हैं इस स्टेबल हुए हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम लोग अपने बेइज्जती के दिन को भूल नहीं सकते। इन देशों में यहाँ तक कि जब एक बार तो हमारे देश ने ऋण भी लिया हुआ था, ऋण बोलेंगे उसको, कर्जा नहीं बोले, ऋण, क्योंकि उसको बाद में चुकाया जाएगा, अनुदान चुकाया नहीं जाता, आपको बताया था मैंने। तो ऋण जब लिए थे, तो जब 1999 में 1995 था या 1965 का मामला कुछ ऐसा था, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ इस बात पर, तो वो ऋण को भी मांगने के लिए आ गया था कि हमें ऋण जो दिए हैं वापस हमें दे दीजिए, अमेरिका वाला ने, इतना हम लोग बेइज्जती किया है। तो इन देशों में एशिया और अफ्रीका के जो भी देश है, इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमलों की आशंका थी। सैन्य हमला, मैंने बोला था, कल भी बताया था, किसी भी देश का सबसे बड़ा खतरा क्या है? सैन्य, है ना, सैन्य हमला। तो ये जो अभी अभी स्वतंत्र हुआ एशिया और अफ्रीका, इन एशिया और अफ्रीका के छोटे छोटे देश, गरीब देशों को लग रहा था कि हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे ज़्यादा समय तक। कारण हमसे थोड़ा सा जो ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल है पड़ोसी देश, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। इसीलिए उन्होंने, उनके सामने 2 चुनौतियाँ थी। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जब एशिया और अफ्रीका के जो देश आज़ाद हो रहे थे, उस समय बीच रास्ते में ही, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बीच रास्ता कुछ ऐसा नहीं था, बीच रास्ते में ही एक तरफ कुर्सी लगा के USSR बैठ गए और एक तरफ कुर्सी लगाकर USA बैठ गए, और उसी एक रास्ता से ही सब देशों को, जो अभी भी आज़ाद हुआ था, उन सब को गुजरना पड़ रहा था। और गुजरना पड़ रहा था जैसे हम लोग का छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर एक कमियां, हर एक शौक़ को पूरा कौन करता है? हमारे माँ पिताजी। यही बात है ना, सच्चाई है। आप जो कपड़े पहने कि अपना खुद से कपड़े पहने खरीद के, आप जो मोबाइल चला रहे हो आपका खुद का मोबाइल है, आप जो इतना स्टाइल झाड़ के आते हो, ये आपका खुद का स्टाइल है? नहीं, ये सब माँ पिताजी का दिया हुआ देन है। हमारे बात समझ में आ रहा बात को? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस समय इसी तरह हुआ था इन देशों के साथ। इन देशों को जीने के लिए खाना चाहिए, इन देशों को लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए, इन देशों को थोड़ा सा सहायता चाहिए, जबकि इन देश खाने के कुछ नहीं था, तो ये लोग लड़ेगा कैसे? बहुत गरीब था। तब इन देशों को का मौका का फ़ायदा उठाया USSR और USA ने, और बीच में कुर्सी लगा बैठा, और इनको उसी रास्ते से गुजर कर आगे जाना था। मतलब ये समझो कि जेल से निकला और अपना घर की ओर जाएंगे, लेकिन जेल के ही रास्ते पर सामने बैठ गया था, दोनों कुर्सी लगा के, कि पार तो यहीं से हो रहा है ना, तो वहाँ से पारना, मतलब दोनों सारे देशों को पहले ही हिदायत दी गई थी कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें किसी से अगर डरना नहीं है, तो फिर तुम या तो हमारा ग्रुप में शामिल हो जाओ। ग्रुप में तुमको शामिल होना ही पड़ेगा, नहीं तो अकेले दम में आगे तुम चल नहीं पाओगे, ये कहा था इन दोनों ने। तो जो अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश थे, और भी कई प्रकार के, एशिया का भी कई देश थे, जो कोई अफ्रीका USSR के गुट में शामिल हो गया और कोई USA के साथ चला गया। मैंने जाना तो था, लेकिन तब आता है भारत की एंट्री होती है, और भारत ने इन दोनों में से किसी के गुट में शामिल नहीं हुआ, और उन्होंने खुद का एक गुट बनाया जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और वो अपने उस मुकाम पर चले, कहा कि हम तुम्हारा भी ग्रुप में नहीं रहेंगे, हम तुम्हारा भी ग्रुप में नहीं रहेंगे, हम खुद का एक ग्रुप बनाएंगे, हम किसी भी ग्रुप में नहीं रहेंगे। तो वही हाल वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि आंतरिक सैन्य संघर्ष की भी
चिंता करनी थी कि अगर आंतरिक संघर्ष हो गया, आपस में हम लोग लड़ने लगे, तो हम लोग को बचाएगा कौन? तो बचाएगा यूएसए या यूएसएसआर उस समय की। तो इन लोग के साथ में वही समस्या थी, जिस कारण से ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब आते हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या थे। पारंपरिक तरीके मतलब आधुनिक तरीके क्या थे? जैसे अभी देखो, पहले के ज़माने में देखोगे, आप पढ़े भी किताबें होंगे या टीवी सीरियल में देखे होंगे कि पहले अगर कोई व्यक्ति जंगल में, राजा जंगल में जाता था और जंगल में शिकार करते थे। राजा का पैशन था, शौक था शिकार करना, है ना, टू हंट, शिकार करते थे। और शिकार करने अगर कोई दूसरे जानवर उन पर अगर अटैक करता था तो फिर बदले में क्या करते थे? वो तीर मारते थे, है ना, तीर। क्योंकि उसके पास बचाव के लिए क्या था? सुरक्षा के लिए पारंपरिक उस समय का क्या था? तीर था, तीर धनुष। लेकिन आज के डेट में पिस्तल है, बंदूक है, बम है, उड़ा देगा, फेंक देगा, मार देगा, उड़ा देगा। मतलब ये क्या, जैसे जैसे समय बीत रही है वैसे वैसे वो सुरक्षा के तरीके भी अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या है? तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा में न्याय जो है, ये न्याय युद्ध नीति है कि युद्ध तो हुआ लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ये पहला पॉइंट लिखा, युद्ध स्वयं या दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। युद्ध अगर कर रहे हैं हम, अगर मैं आपसे लड़ रहा हूँ, तो कारण यही है कि हम किसी को बचा रहे हैं आपसे। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? मैं जैक बोर्ड से लड़ रहा हूं कि तुम्हें मारे ना मतलब तुमको फेल ना करे, इसलिए मैं तुम उससे लड़ रहा हूं, तुमको मैं सिखा रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। तो युद्ध कैसे होना चाहिए? स्वयं या दूसरों को, या तो हम स्वयं को बचाएंगे या किसी दूसरे को बचाएंगे, वही युद्ध न्याय कहलाता है। बस वही, वही युद्ध क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। तो युद्ध स्वयं होना चाहिए, स्वयं को बचाने के लिए, या दूसरे को जनसंहार से, जीनोसाइड से, ठीक है, जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। अदरवाइज युद्ध से कोई वास्ता नहीं है। युद्ध हमेशा नाश ही करता है, कभी प्रॉफिट नहीं दिया है, इस बात को जान लेना। अभी दो लोग लड़ोगे, अभी दो बालक अभी लड़ोगे तो क्या होगा? बताओ, कौन जीतेगा कौन हारेगा? कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन क्या दोनों को लाभ पहुंचेगा? कुछ न कुछ तो नुकसान होबे करेगा। इसलिए युद्ध हमेशा नुकसान में होता है, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ है युद्ध। यही चीज़ ना दिखा था अशोक जी ने, अशोक जी बोल रहा हूँ मैं, वाह ठीक, कोई बात नहीं, बोल दूँ। अशोक, मैंने पढ़ा था कि मौर्य वंश का तीसरा सम्राट, मौर्य वंश का तीसरा सम्राट अशोक, बिंबिसार या बिंदुसार, बताओ जरा किसका पुत्र था? बिंबिसार की बिंदुसार? अरे बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था 261 में बीसी में, और उस युद्ध में क्या देखा था? कलिंग के राजा के साथ युद्ध लड़ा था। कलिंग जिसको आज के डेट में हम लोग उड़ीसा बोलते हैं, उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसली, और आज उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। आपको इतना पता होना चाहिए, मैं पढ़ाया था। उस समय कलिंग के युद्ध में जब अशोक ने इतना जनसंहार देखा, निहत्थे जानवरों को मरते देखा, घोड़ा, हाथी, जो भी यूज हुआ था जानवर, उसके बाद जो सैनिक था जिसके युद्ध से कोई वास्ता नहीं था, बस परिवार चलाने के लिए, घर द्वार चलाने के लिए उस युद्ध में उनके साथ दिया और मारा गया। कितनी औरतें विधवा हो गई, कितनी जानें चली गई, वो फील्ड पूरा खूनम खून हो गया, नदियां बन गई। ये सब देख के ये अशोक का मन बदल गया, और उसी दिन से उन्होंने राजपाट को त्याग दिया और बुद्धम शरणम गच्छामि का अनुसरण कर दिया। हालांकि अशोक भी अच्छे नहीं थे। अशोक भी जब गद्दी पर बैठा तो 99 भाइयों को मार कर बैठा था गद्दी पर, 99 भाई को मारा था, सर काट दिया था, तब जाकर गद्दी पर वो बैठा था। ऐसे तो अशोक भी थोड़ा सा बदमाश था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उसमें चेंजेस हुआ, बदलाव हो गया, और वही बदलाव को फिर हम लोग चला रहे हैं। समझ बात को? तो युद्ध में युद्ध की संसाधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। अगर सीमित प्रयोग का मतलब होता है, अगर किसी अगेंस्ट पार्टी ने तीर मारा तो आप वो तीर मारो, अगर उसने एक बम फोड़ा तुम वो बम फोड़ो। मतलब एक सीमित होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ अटपटांग हो चाहिए, जैसे अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर, याद है आपको? 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त में बात थी लड़ाई की, लेकिन उसने परमाणु बम ही फोड़ दिया। और अमेरिका को बोलने वाला कौन है? कोई नहीं। और बोलबो किया तो अमेरिका ने क्या जवाब दिया, स्टेटमेंट क्या दिया कि साहब अगर हम जापान को नहीं मारते तो जापान हमको मार देता, और आत्मरक्षा में की गई मटर नहीं कहलाती। पढ़े हो ना? है तो ये स्टेटमेंट दिया, और साथ में क्या बोला कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं युद्ध को झेलता रहूं। 2 साल से झेल रहे हैं, इतना समय नहीं है, हमको भी अपना काम धाम ध्यान देना है, इसलिए जल्दी से निपटा दिए युद्ध को हम। अमेरिका का जवाब भी बहुत खतरनाक वाला था उसमें। फिर सब चुप हो गया, कोई कुछ नहीं बोल पाया, आज तक कुछ नहीं बोल पाया। दरअसल बात वो नहीं था, बात कुछ अलग था। जापान ने पहले अटैक किया था अमेरिका का पर्ल हार्बर पर, पढ़ाया था मैंने आपको। उसी का बदला, उसी का इंतजार कर रहा था सही टाइमिंग का, कि कब टाइम आएगा कि जापान को मैं उसका मौत के घाट उतारूं, और वो टाइमिंग वही टाइम पर सूझा उसको, और इसीलिए उसको मारा। समझ गए? फिर भी उसने वो बात को नहीं कहा था कि क्यों मारे हैं, कोई बात नहीं, आइए सुनिए। तीसरा है निहत्था व्यक्ति। निहत्था माना, निहत्था किसको बोलते हैं जी?
जिसके पास कोई भी हथियार अस्त्र शस्त्र ना हो, निहत्था। निहत्था व्यक्ति और आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को नहीं मारना चाहिए। अगर किसी ने सरेंडर कर दिया या किसी पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उनको नहीं मारना चाहिए, किताब में लिखा है। क्यों? क्योंकि इसी को युद्ध न्याय युद्ध कहा जाएगा। न्याय युद्ध क्या होते हैं? ये उसका नीतियां हैं, ये पॉलिसी है, ठीक है ना। न्याय युद्ध की पॉलिसी है चारों कि न्याय युद्ध किसको बोलते हैं। अगर आपने किसी को मारा तो न्याय किया कि अन्याय किया, इसी के अंदर फैसले होते हैं। तो साथ में लिखा कि निहत्थे व्यक्ति जो हथियार नहीं रखे हैं और जो आत्मसमर्पण कर दिया कि देखो भैया माफ करना, हम नहीं होगा हमसे, मतलब आज की डेट में क्या है? सॉरी, यही ना बात है आज के डेट में, सॉरी। अगर आपको सॉरी बोल दिया तो उसको छोड़ दो। तो अगर ये चीज़ भी गलत फ़ायदा उठाएगा ना लोग, पहले तुमको धमाक से दे देगा, उसके बाद बोलेगा भैया सॉरी, भैया सॉरी, समझ में आया? तो वो सॉरी नहीं चाहिए हमको, पहले ही सॉरी बोल दो न मारने से पहले कि सॉरी भैया गलती हो गया, तो फिर छोड़ दिया जाएगा। तो फिर मार के बोलोगे तो फिर भैया वो तो मारेगा ही। तो निहत्थे व्यक्ति, आत्मसमर्पण व्यक्ति। आत्मसमर्पण समझ गए? सरेंडर। कौन टिक टाक करा जी? किसका टिक टाक करा? आत्मसमर्पण मैंने कल भी बताया था कि कोई भी देश हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा देश, जब वो अपनी पॉलिसी बनाता है, अपना पॉलिसी बनाता है, तो कभी भी एक बात को नहीं लिखता है, क्या? सरेंडर। वो सरेंडर का डिस्क्राइब नहीं करता है, वर्णन नहीं करता। सरेंडर मतलब होता है झुक जाना, कमजोर को दर्शाना, इसलिए वो सरेंडर नहीं लिखेगा, बाकी सब लिखेगा। और अंतिम है, बल प्रयोग तभी किया जाए जब शेष उपाय असफल हो जाए। हो गया बात खत्म कि बल प्रयोग कब करो? जब शेष प्रयास असफल हो गया। आपने तीर मारा, ने पहले तो बात किया, उसे टेबल में बिठा के बात किया, समझाया, बहुत समझाया, चाय पिलाया, कॉफ़ी पिलाया, ठंडा पिलाया, सब पिलाया, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं है कि ना है तो ना है। तब लास्ट में उसको ढोंसो ना, बुझी? हाँ, साम दाम दंड और भेद, समझ में आया? तो पहले उसको पहले देखो, ये पॉलिसी भी यही कहता है कि सबसे पहले जो दुश्मन कंट्री के लोग हैं उनको पहले बिठा के बातचीत करो। अगर समझ गया तो बढ़िया बात है, और नहीं समझा तब जाकर उसको मारो। वही बात चौथा पॉइंट लिखा, ये पॉलिसी है न्याय युद्ध का, जस्टिस वॉर का ये पॉलिसी है। इनको आप याद कर लेना, लिखे हैं, लिख लिया ना सब कोई? अब अगला लिखिएगा, चलिए अगला लिखो। सोना हो गया, आओ, थक गया तुरंते। निशस्त्रीकरण, ध्यान सुनना है, इसका मतलब होता है अस्त्र शस्त्र जो होगा उन सब का क्या करना? त्याग करना। लिखा साफ साफ, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करना। कुछ खास, सब नहीं, अब चाकू छुरी चलेगा, लेकिन बड़ा बड़ा जो मिसाइलें हैं, परमाणु है, एटम है, उनको, उन पर रोक है कि कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगेगा। दो प्रकार के यहाँ सुन लो पहले, एक है BWC, एक है CWC। BWC को बोलते हैं जैविक हथियार संधि और CWC को बोलते हैं रासायनिक हथियार संधि। BWC का मतलब होता है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और CWC का मतलब होता है केमिकल वेपन कन्वेंशन। हिंदी लिख दिए, इंग्लिश आप लिख लेना अपने से, ठीक है। अब जो BWC है, ध्यान सुनना, 1972 में इस पर साइन हुआ है और अब तक कहते हैं कि 155 से ज़्यादा देश इस पर साइन किया कि हाँ, हम लोग जो है जैविक हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग हम लोग क्या करेंगे? बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। और विस्तार में किताब में सुनो क्या लिखा है। किताब में लिखा है कि BWC का फुल फॉर्म बता दिया, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। फुल फॉर्म पूछता है, याद कर लेना। जो जैविक और विषाक्त हथियार के विकास, उसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन, उसका भंडारण यानी स्टोरेज और उपयोग पर रोक लगाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। समझ गए क्या है? तो BWC एक संधि है, एक ट्रीटी है जो किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल वेपन्स का ना तो उत्पादन प्रोडक्शन करेगा, ना उसका उपयोग यानी यूज करेगा, ना उसका भंडारण यानी स्टोरेज करेगा, ना और किसी भी कारण से उसको जो है इस्तेमाल करेगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। यह संधि कब लागू हुई जी? लिखा हुआ है 1972 में, याद रखना, लागू हुई थी और जैविक हथियारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित यानी प्रोहिबिटेड कर दिया गया था इस संधि में।
उद्देश्य क्या था, जरा उद्देश्य सुन लो। यह सुनिश्चित करना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही हो, न कि जैविक हथियार बनाने के लिए हो। मतलब अगर हथियार बन भी रहा है तो उनका यूज़ केवल साइंस के क्षेत्र में होना चाहिए, वो भी इस्तेमाल करो तो एकदम शांतिपूर्व से, किसी को हार्म नहीं पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। पहला प्रतिबंध क्या हुआ था, यानी उसको रोक कब लगी थी, रोक तो मैंने बता ही दिया। अब इसके रोक बता दिया। अब CWC में चलो, तो CWC में क्या लिखा है, CWC का मैंने क्या होता, कोई बताएंगे हमें? अभी बताया, C फॉर केमिकल, और दोनों का WC समान है, वेपन हथियार, कन्वेंशन सम्मेलन। ठीक है, हिंदी से सम्मेलन बोलो या संधि बोलो, एक ही बात है। तो CWC का मतलब होता है कि जो रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, वही सेम टू सेम है, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिससे रासायनिक युद्ध के खतरे को समाप्त किया जा सकता है। भारत, देखो भारत ने 2000 में, सन 2000 में, कितना में, सन 2000 में इस कानून को, CWC को पारित किया है और इसको माना भी है। और इस प्रकार ये जो CWC है, इसका उद्देश्य क्या है कि रासायनिक हथियारों को पूरी तरह से, यानी केमिकल वेपन्स को पूरी तरह से खत्म करना और इसको फिर नहीं बनने देना। देख लो यहाँ लिखा गया है कि रासायनिक हथियार संधि हुआ तो 1992 में, ये पूरा वर्ल्ड के लिए है, लेकिन इंडिया इस पर साइन किया है 2000 में किया है, इस बात को भूलना मत। और अब तक कितने देश ने साइन कर चुका है, 181 देश में, हो गया। अब आते हैं अस्त्र नियंत्रण संधि। इसमें अस्त्र नियंत्रण संधि मतलब कंट्रोल, इसमें मना नहीं किया चलाने के लिए, मतलब इसमें कंट्रोल करने को बात कही है कि इसमें हथियारों के निर्माण या उनको हासिल करने के संबंध में कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको, जैसे आप कोई बंदूक रखता है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, कोई गाड़ी चलाता है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ उसका रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। जैसे पंखा हमारा चल रहा था, इसके लिए एक वॉल्यूम बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर ना, क्या बोलते हैं जी, रेगुलेट, जो बोलते हैं घुर्नियाँ को ऐंठ देते हो तो बढ़ जाता है, घुर्नी को ऐसे घुमा देते हो तो कम जाता है। चलो आइए, वही बात यहाँ कि इसमें हथियार के निर्माण या उनको अगर प्राप्त करना है तो कुछ नियम और कानून को मानना पड़ेगा। और नियम कानून क्या है, पहला है ABM का मतलब होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। जरा सुनना, मिसाइल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के मिसाइल होते हैं, 2 टाइप के। नाम जानते हो, कोई नाम जानते हैं 2 टाइप के मिसाइल के नाम? फिर माथा का हिलाया है, नहीं जानते? बस इतना जानो 2 टाइप के होते हैं। चलो पहला टाइप बताता हूँ। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक खुद पता करो आप, होमवर्क आपके लिए। एक बैलिस्टिक होता है, एक दूसरा पता करो। एक धरती के पैरेलल चलती है, एक ऐसे चलती है, पता कर लेना आप, है ना। आइए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा जान लो। 1972 इस संधि ने, ये जो ट्रीटी है, इस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने से रोका। किताब में जानते हैं इसका पूरा नाम, देखो किताब में क्या लिखा, जा सुनना। किताब में लिखा है कि यह एक ऐसी मिसाइल या मिसाइल प्रणाली है जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोकने या नष्ट करने की डिजाइन बनाता है। यह मुख्य रूप से परमाणु हथियारों को सुसज्जित अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका उद्देश्य परमाणु मिसाइल को रोकना और एक अपना सुरक्षा खुद करना, इसका यही उद्देश्य है। और आता है सॉल्ट, फुल फॉर्म जरूर याद रखना। सॉल्ट का देख लो, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1979 में होता। इसमें क्या था, जो घातक हथियार है, जो हार्मफुल, बहुत पावरफुल हथियार है, उनके परिसीमन यानी उसको कंट्रोल करना, लिमिट करना, उसी की संधि करी गई है। USA और USSR के बीच में संधि हुई थी, 2 संधि हुई है। सॉल्ट 2 हुआ था, एक हुआ था सॉल्ट 1, एक हुआ था सॉल्ट 2। ये सॉल्ट 2 की बात है और किसके बीच में हुआ था, USA और USSR के बीच में हुई थी। इसको याद कर लेना, फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे में, चलो बता दो, फिर मैं भी बैठता हूँ। सुनो नो चलो करो बाबू, सोना देखिए, स्टार्ट फुल फॉर्म हम बार बार बोल रहे हैं, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। और दूसरी बात, हम आपके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का रंग लाइएगा। जितना भी क्वेश्चन हमने भेजा है आपको और जो भेजेंगे सबको एकदम खा डालो, प्रेम से बैठो और एक बार पढ़ो ना। क्यों, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर आपका पढ़ा हुआ हो गया, अब उसके खाली MCQ को देखोगे, वो भी विद आंसर, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अगर जो नहीं भी पढ़ता वो पास हो जाएगा, उतना तो वहाँ तक तो तैयारी हम करवा दिए। और बाकी जो पढ़ने वाला है प्लस वो वाला देख लेगा तो उसका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। सुनिए यहाँ, स्टार्ट
लेकिन बात बताएंगे। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, फुल फॉर्म जरूर याद रखना, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1991-1993 में हुआ था। घातक हथियारों को सीमित करना और उनकी संख्या में कमी करना, यही संधि हुआ था कि घातक हथियार को कमी करो और अगर है तो उनको सीमित में रखो। यह संधि किसके बीच हुआ था, याद करो, सॉल्ट हुआ था यूएसए यूएसएसआर के बीच, और यह भी हुआ है यूएसए और यूएसएसआर के बीच, दोनों एस वाला हुआ उन्हीं के बीच, याद रखना ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनपीटी सुन लो, एनपीटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी 1968, इसके अनुसार कहा गया था, ध्यान सुनना, कि जनवरी 1967 के पहले, 1967 मस्ट बी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जनवरी लगा दीजिएगा, जनवरी 1967 के पहले सभी देशों को बुलाया गया, एक कन्वेंशन हुआ, मीटिंग हुआ, सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कहा गया कि देखो हम लोग एनपीटी करने वाले हैं। एनपीटी का मतलब समझा दिए कि कहा कि जनवरी 1967 के पहले जो जो देश परमाणु हथियार बना लिया है वो उसको सेंध दो, मतलब अच्छा से उड़ा पुड़ा के रख दो, और जो नहीं बनाया है वो अब नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। बात समझ क्या बोला मैं, इसका यही डेफिनेशन है। देखो एक देहाती लैंग्वेज में याद कर लो तो आप अपना से लिख पाओगे, किताब की भाषा में जाओगे तो लिख नहीं पाओगे। मैं क्या बोला आप सुन लो। एनपीटी सम्मेलन 1968 में हुआ था, 1967 नहीं बोले, गड़बड़ा नहीं दीजिएगा। एनपीटी हुआ था 1968 में, लेकिन एनपीटी में जो भी देश शामिल हुआ उन देश, इंडिया भी था और बेटवा भी था, ठीक है, बेटवा भी था, बेटवा समझ गए, पाकिस्तान दोनों था, नल्ला पाकिस्तान तो कहा गया था कि जनवरी 1967 के पहले जिसने जिसने बना लिया है परमाणु हथियार वो कृपया रख दे, और जो नहीं बनाया है वो अब नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। साइन करो, साइन करो, एडेंट बनाओ। सबके पास साइन हो रहा था, जो साइन जो नहीं बनाएगा वो साइन कर रहा था। इंडिया के पास आया, इंडिया ने उसको पढ़ा, भाषण तो बकवास पहले सुन लिया था। कहा कि पहले तो तुम लोग ने बना लिया है, बड़ा बड़ा पावरफुल देश, चाइना, अमेरिका, रसिया, यानी एबीसी, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, एफआर, याद है? तुम लोगों ने तो पहले बना लिया, अभी भाषणबाजी करो। खैर हटाओ, नहीं बोलेंगे, भाषणबाजी कर रहे हो, अभी नहीं साइन करता, नहीं साइन करता। और इंडिया ने साइन नहीं किया, बेटवा पीछू था, जब देखा कि बप्पा साइन नहीं किया, कुछ लोचा है, फिर भी आंख दिखाता है, तो बोला कि हम भी नहीं करेंगे। यानी परमाणु हथियार बनाएंगे और तुम्हारे सामने बनाएंगे, भाड़ में जाए तुम्हारा 1968 और भाड़ में जाए तुम्हारा 1967, कुछ नहीं मानेंगे हम। और वहाँ से उठा झोला लेके चल दिया इंडिया, आ गया भारत, और भारत में आया 1900 कितना है 68, 70, 71, 72, 73, 74 में फोड़ दिया। 74 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण एकदम बड़ा आनंद के साथ किया, राजस्थान के पोखरण में। इस्माइल बुद्धा नाम दिया कि देखो बुद्धा हंस रहा है। हो गया ना तुम लोग का। सब सोचा कि सर भाई इंडिया के पास तो सब चीज़ है, लेकिन ये इसके पास यूरेनियम तो नहीं है। यूरेनियम कौन दिया है इसको? बिना यूरेनियम का परमाणु बम तो बनेगा नहीं। पता लगाओ तो ईरान ने दिया। अब ईरान पर बैंड लग गया। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अगर किसी को बोल देगा कि तुम इसके साथ बिजनेस नहीं कर रहा, ईरान के साथ हुआ था, तो वो नहीं करेगा, हिम्मत नहीं किसी देश का, कर देगा, और कर दिया तो फिर वो कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत नहीं डरता है, समझ गए, करेगा वो। बात समझ रहा ना। तो उसके बाद फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा भूल गया, भूल हो गया, माफ़ करते हैं, जाओ तुमको माफ़ी दिए। भारत बोलता तुम माफ़ी देने वाला कौन होता है, थाम रुक। 1998 में 1998 में फिर एगो फुटा दिया, वही पोखरण वही राजस्थान। इस बार प्रधानमंत्री अलग अटल बिहारी वाजपेयी, पहला बार में इंदिरा गांधी, ठीक है। फिर दुनिया हैरान कि भारत सुधरेगा नहीं, अब इसको कुछ बोल भी नहीं सकते, दूगो बन गया। अब ज़्यादा बोले तो यही दूगो काफ़ी है, पड़ देगा तो, समझ गया, इसीलिए कुछ नहीं बोला। अब भारत के पास बहुत हथियार बम है, 51 से प्लस में है। और साथ में जब इसका देखा तो बंटवा क्या किया पाकिस्तान में, वो गया अपना चिड़िया पर, उसका जहाँ चिड़ी होता है वहाँ गया, और वहाँ पे जाकर उसने भी फोड़ दिया समझ गए। तो पाकिस्तान देखा करता है, पाकिस्तान नहीं, नल्ला पाकिस्तान, समझ गए, बहुत बदमाश पाकिस्तान है। तो ये देख के पतवा तो ले लो है, पतवा भी है, होगा नहीं पता, पतवा कौन जांच करेगा। तो ये था पूरा कहानी, इसको जरूर आप याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट।